तो गाइस अब तक हमने बात की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो कि जे थॉमसन ने की थी। और उनके एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक कैथोड रे ट्यूब थी। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को लिया और उसके एक टर्मिनल को नेगेटिव से जुड़ा और उसे कैथोड का, और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जिसे उन्होंने एनोड कहा। और इसके बाद उन्होंने उनके अंदर एयर प्रेशर को बहुत कम कर दिया, उसके अंदर गैस भरी जिसका प्रेशर उन्होंने बहुत कम कर दिया। और इसके बाद उन्होंने देखा कि कैथोड से एक स्पेशल प्रकार की रेज है जो निकल रही थी, और एनोड जो कि उन्होंने छिद्रित किया था वहाँ से गुजरकर उसके पीछे की जो स्क्रीन थी, जो कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन थी, उस पर टकरा रही थी और वहाँ पर चमक पैदा कर रही थी। यानी कि कैथोड से स्पेशल टाइप की रेज निकली जिन्होंने कैथोड रेज कहा। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा कि वो कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होती है। वो कैसे पता किया उन्होंने क्या किया कि जो ट्यूब थी उसके दोनों तरफ प्लेट्स रख दी। तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुई, डेविएट हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ विचलित हुई। इसका मतलब क्या हुआ, वो नेचर में कैसी है, नेगेटिवली चार्जड है। दूसरा पॉइंट क्या था कि किरण एक सरल रेखा में गति कर रही थी। वो कैसे पता चला, उसके बीच में एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी शेडो बनी पीछे, जिससे ये प्रूव हुआ कि किरण एक सरल रेखा में गति कर रही है। तीसरा जो कंक्लूजन निकला, जो प्रॉपर्टी थी उन कैथोड रेज की, वो ये थी कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसे पता चला, तो उस ट्यूब में छोटे छोटे पैडल रखे गए जो कि मूव करने लगी। तो जिससे मतलब कि वो जो पार्टिकल्स थे, जो कैथोड रेज थी वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई थी। वो पार्टिकल उसके ऊपर टकरा रहे थे जिसकी वजह से उसमें मोशन आ गया। और इसके बाद देखा कि जो कैथोड रेज थी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, यानी कि उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, जो कि पार्टिकल्स का होता है। दूसरा कि जो कैथोड रेज होती है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। और साथ में जो कैथोड किरणें थी वो फ्लोरेसेंस होती है, यानी कि और फ्लोरेसेंस का उत्पादन करती है। और साथ में जो कैथोड किरणें होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और उन्हीं पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन कहा। और बाद में क्या किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कैथोड के जो इलेक्ट्रोड थे उनको चेंज किया, और साथ में उसके अंदर जो गैस भरी जा रही थी उनको भी चेंज किया। तो जब उन गैस को या कैथोड इलेक्ट्रोड को चेंज किया तो देखा कि जो कैथोड रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जो कैथोड रेज है, जो कैथोड किरण है, वो मटेरियल पर या गैस पर उस पर निर्भर नहीं कर रही है। यानी कि सब जो भी हम इलेक्ट्रोड लेते सब में वो एक फंडामेंटल, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है। क्लियर। और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्लियर। यानी कैथोड जो किरण है उनका आधारभूत जो कण है, फंडामेंटल जो पार्टिकल है, वो कौन है, इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश और मास के अनुपात का निर्धारण। तो अब जे थॉमसन ने क्या किया, ध्यान देना, जे थॉमसन ने क्या किया कि चार्ज बाय मास उसका रेशियो निकाला। उसने क्या किया, चार्ज और मास का रेशियो निकाला। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकाला, चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला, जिसको हम कहते हैं E/m। तो इसका जो रेशियो निकाला वो आया 1.75 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये वैल्यू आया जब जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास यानी E/m का वैल्यू निकाला, तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी आया। तो ये जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू, ये जो दोनों का E/m का जो रेशियो आया वो इलेक्ट्रोड या गैस की चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रोड या गैस को हम चेंज कर दें, गैस को बदलने पर क्या ये वैल्यू चेंज होगा, बदलने पर यह अनुपात नहीं चेंज होगा, यह वैल्यू चेंज नहीं होगा, यह अनुपात चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले ले, कोई भी गैस ले ले, तो उन सब में जो कैथोड रेज निकल रही है वो कैथोड रेज कहाँ, इलेक्ट्रोड से निकल रही है। और वो कैथोड रेज होती है, वो उनका बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो उस सब इलेक्ट्रॉन पर, चाहे हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले ले, उस सब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और मास भी, सब इलेक्ट्रॉन मास भी सेम होगा।
तो ये जो वैल्यू है E/m जो रेशियो है वो कभी नहीं बदलेगा, वो सारे जितना भी हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले ले सबके लिए वो सेम आएगा। तो यहाँ पर E/m का जो रेशियो होता है वो हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले ले या गैस को हम चेंज कर दे, इलेक्ट्रोड को चेंज कर दे, तो E/m का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो जो कैथोड रेज है जो कि कैथोड से निकल रही है वो किसकी बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले ले, कोई भी गैस ले ले, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि सब में वो एक ही पार्टिकल से बनी हुई है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज और मास लिया तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, उसका मास सेम है, तो ये वैल्यू सबके लिए क्या आएगी? सेम आएगी। E/m का जो वैल्यू आएगा जो कि सबके लिए, हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले ले सबके लिए वो वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, वो वैल्यू बदलेगा नहीं। अगर हम इलेक्ट्रोड या गैस को बदलते हैं तो वैल्यू बदलती नहीं है। अब हम बात करते हैं मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग के बारे में। ये प्रयोग क्या था उसके बारे में बात करेंगे हम। तो मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, तो ये जो प्रयोग होगा वो हम ट्वेल्थ का जब टॉपिक कवर करेंगे मैग्नेटिज्म, तब वहाँ पर इसके बारे में डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हम बात करेंगे इसका कंक्लूजन क्या था, इसके निष्कर्ष क्या दिया था इस एक्सपेरिमेंट के, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो अगर मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग है वो ये कहता है कि, तो मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग की बात करें तो इसको हम ट्वेल्थ का चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, वहाँ पर इसका डिटेल समझेंगे किस प्रयोग एक्चुअल में है, किसके बारे में कहना क्या चाह रहा है वो। तो एक्चुअल में इससे जो रिजल्ट निकला, इसका जो कंक्लूजन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो मिलिकन ने जब ये तेल बूंद प्रयोग किया तो उससे रिजल्ट निकाला कि उसने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला। और हमको E/m का वैल्यू पता है जो कि जे थॉमसन ने दिया था। E/m का वैल्यू कितना था? 1.755 इंटू 10⁻11, ये E/m का रेशियो था। अब हमें E/m का वैल्यू पता है और E का वैल्यू पता है। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आइडेंटिफाई हुआ। एंड देन तो मिलिकन ने अपने प्रयोग में E का वैल्यू निकाला था, तो जहाँ पर E का वैल्यू जो था वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। और E/m का जो वैल्यू है जो कि निकाला था थॉमसन ने, वो वैल्यू था 1.75 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से m का वैल्यू जो आता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जे थॉमसन ने अपने जे थॉमसन ने क्या किया? चार्ज और मास का रेशियो निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि 1.75 इंटू 10⁻11 था। और मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से जो कंक्लूजन निकाला उसने, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला जिसका वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मिलिकन के तेल बूंद का प्रयोग था। हम डिटेल में 11th में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, इसमें उस लेक्चर में पूरा इसको डिस्क्राइब करूंगा मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसके रिजल्ट को देखेंगे, कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन में उसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला था जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था। और E/m का वैल्यू ये तो थॉमसन ने निकाला था, E/m का वैल्यू जो कि 1.75 इंटू 10⁻11 था। और यहाँ से हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन का मास निकाला जो कि आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg आया। क्लियर? तो मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग है, उसमें रिजल्ट उसने जो निकाला वो था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। उसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और थॉमसन ने E/m इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकाला जो कि 1.75 इंटू 10⁻11 था। फिर वहाँ से हमने m का वैल्यू निकाला यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ। क्लियर? अब हम बात करने वाले डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे अपन, प्रोटोन की खोज। तो हम बात करते हैं प्रोटोन की खोज की। तो जो प्रोटोन की खोज की थी वो कि गोल्डस्टीन ने की थी। उसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। तो अब उस वक्त क्या था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था
वो बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे। कोई उसके मटेरियल को चेंज कर रहा था, कैथोड जो था उसको चेंज कर रहा था, कोई गैस को चेंज कर रहा था, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया कि वो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, समझना प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो, तो उसने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें दो मेजर चेंज कर लिए, दो चेंज किए उसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में दो चेंज किए उसने, डिस्चार्ज ट्यूब जो लिया था उसमें दो चेंज किए उसने। जैसे कि हम बात करते अगर थॉमसन की, तो थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें दो इलेक्ट्रोड रखे थे और उसने एनोड को छिद्रित कर दिया था और बहुत ही उच्च हो दिया था। और साथ में उसने क्या किया था कि जो ट्यूब थी उसके अंदर प्रेशर बहुत कम कर दिया था, 10⁻³ था। क्लियर। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, ध्यान से समझना, उसने डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें जो पहला चेंज किया वो था गैस का प्रेशर, जो गैस का दाब था वो उसने बढ़ा दिया। मतलब वहां पर कितना था, 10⁻³ था, तो उसने जो दाब था वो कर दिया 10⁻⁻1, यानी कि बढ़ा दिया। उसने गैस के दाब को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सबसे पहला काम ये किया। जबकि थॉमसन ने अपने प्रयोग में क्या किया था कि जो एयर का बीच में जो गैस प्रेशर था, उस गैस प्रेशर को उसने कितना रखा था, बहुत कम, यानी कि 10⁻³ mmHg, यानी कि गैस बिल्कुल कम थी, नहीं थी ऐसा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर थी। उसको पूरा वैक्यूम कर दिया था, उसको जो उसका ट्यूब था डिस्चार्ज ट्यूब, उसको पूरी तरह से उसने वैक्यूम कर दिया था, प्रेशर को बहुत कम कर दिया था। जबकि गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जो उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसके जो प्रेशर था उसको उसने बढ़ा दिया, उसके प्रेशर को उसने बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 10⁻⁻1 mmHg कर दिया, यानी कि उसके अंदर गैस की कुछ मात्रा उसने रखी। और दूसरा जो मेजर चेंज किया वो ये किया कि उसने कैथोड को, उसने क्या किया, कैथोड को छिद्रित कर दिया। ध्यान देना, कैथोड को छिद्रित किया उसने। जबकि थॉमसन ने अपने प्रयोग में क्या किया था, एनोड को छिद्रित किया था, यानी कि उसने जो एनोड इलेक्ट्रोड लिया था वो छिद्रित था, जबकि गोल्डस्टीन ने क्या किया था, कैथोड को छिद्रित कर दिया था। समझ पा रहे हो। थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर जो प्रेशर था वो बहुत कम रखा था, उसके अंदर प्रेशर को बहुत कम रखा था, और साथ में दो इलेक्ट्रोड लिए थे, उसमें से जो एनोड था उसको उसने छिद्रित रखा था। जबकि गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर गैस के दाब को थोड़ा बढ़ा दिया, क्लियर, और दूसरा कैथोड को उसने छिद्रित कर दिया। तो ऐसा करने पर ध्यान देना, फिर उसने क्या किया, बहुत उच्च विभव पारित किया। तो ऐसा करने पर रंगीन कलर्ड रेज निकली, रंगीन किरणें निकलती है, रंगीन किरणें निकली, जो कहाँ से कहाँ तक निकली, ये रंगीन किरणें निकली जिनको उन्होंने कहा एनोड किरणें, एनोड किरणें कहा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैथोड और एनोड की। तो इस बार अब यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड है, उसके पीछे स्क्रीन लगाई उन्होंने, उसके पीछे स्क्रीन लगाई, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, और फिर देखा कि अब की बार यहाँ पर एनोड से किरणें निकल रही है और कैथोड की तरफ आ रही है, जो कि कलर्ड थी, जो वास्तविक में दृश्य किरणें थी, जो दिख रही थी। तो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, वो पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रही थी। और हमने जो कैथोड लिया था वो कैसा था, छिद्रित था। तो कैथोड के छिद्रित होने से ये किरणें जो थी वो यहाँ से गई और स्क्रीन पर टकराई, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर, और वो चमकने लगी। समझ रहे हो, यानी कि अब की बार जो किरणें थी वो एनोड से निकली और इसीलिए उनको बोला गया एनोड किरणें। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया और कैथोड को छिद्रित किया। तो उसने देखा कि अब की बार कलर्ड रेज निकल रही है, बट वो कहाँ से, वो रेज, उन रेज को उन्होंने बोला एनोड रेज बोला, जो कि कैथोड की ओर आ रही है, और उनको एनोड रेज बोला। एक्चुअल में ऑरिजिन एनोड से नहीं हो रही है, ऑरिजिन एनोड से नहीं हो रही है, इसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर अब हम उसके गुणधर्मों की बात करते हैं। गुणधर्म, जो एनोड रे हैं उसके गुणधर्म, उनको एक्चुअल में एनोड रेस कहा, एनोड किरणें
बट वो एनोड से उनकी ऑरिजिन नहीं हो रही है। उनके ऑरिजिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर इनके गुणधर्म की बात करें, देखो गोल्डस्टीन ने क्या किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब थी और उसके अंदर प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया और कैथोड को छिद्रित कर दिया। तो उसने देखा कि कुछ दृश्य किरण आ रही है इसकी अब की बार, बट वो कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, कैथोड के पीछे जो स्क्रीन लगी वहां पर। मतलब कि वो कहाँ से आ रही है, वो एनोड की तरफ से आ रही है, एनोड से नहीं आ रही है, वो एनोड से उनकी ऑरिजिन नहीं हो रही है। और उनको बोला उसने एनोड किरणें। तब उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी पर आवेश, तो आवेश कौन सा होगा, आवेश तो धनावेश होगा, क्योंकि वो किस ओर आ रही है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रही है, तो उन पर आवेश कौन सा होगा, धनावेश होगा। यानी कि वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। जो एनोड किरण है वो आवेशित कणों से मिलकर बनी है, आवेशित कणों से मिलकर बनी है, आवेशित कणों से मिलकर बनी है। और वो आवेशित कण कैसा है, पॉजिटिवली, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो रही है। और इसी को फिर दूसरे इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है, वही सेम जैसे कि वहां पर किया गया था कि जो ये ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, तो उसकी एक तरफ यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव प्लेट लगा दी और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो देखा गया कि ये जो रेस थी वो किस ओर डेविएट हुई, नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हुई, यानी कि नेगेटिव प्लेट की ओर विचलित हो रही। मतलब उनके ऊपर पर्टिकुलर कौन सा चार्ज है, उनके ऊपर चार्ज की बात करें, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ पा रहे हो। तो एनोड किरणों की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला कि जब वो जो ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट, और फिर देखा गया कि वो जो रेस थी, वो जो किरणें थी, एनोड किरणें, वो किस तरफ विचलित हो रही है, नेगेटिव प्लेट की ओर। मतलब उनके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो किरणें थी वो आवेशित थी, एनोड किरणें, पर उनके ऊपर कौन सा आवेश था, धन आवेश था। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ही क्या हुई, विचलित हुई। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, डेविएट होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये किरणें क्या होती है, विचलित होती है। विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें विचलित होती है, ये किरणें विचलित होती है, डेविएट होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर कैथोड रेस की, तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और वो भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होती है, डेविएट होती है, लेकिन वो किस तरफ होगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि उन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ये दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो ये फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो कैथोड के पीछे जो स्क्रीन लगी हुई थी, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, वो चमकने लगी। यानी कि एनोड किरणें भी क्या करती है, फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करती है। मतलब ये किरणें क्या करती है, फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करती हैं। फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी मटेरियल पर टकराता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल पर, तो वो चमकने लगता है, उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। मतलब ये किरणें क्या हो रही है, फ्लोरेसेंस प्रदर्शित कर रही है। क्लियर। और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, यानी कि जब इस पर कोई पार्टिकल गिरता है तो ये चमकने लगती है। मतलब ये चमकी, मतलब ये कैथोड के पीछे जो स्क्रीन लगी है वो चमकी, यानी कि कोई चीज़ आकर उससे टकराई है। समझ पा रहे हो। क्लियर। और उसको बोला उन्होंने एनोड किरणें। तो एनोड किरणें कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है, और ये किरणें फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करती हैं। क्लियर। तीन प्रॉपर्टी हुई। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति, इनकी ऑरिजिन कहाँ से हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति को लेकर। अब हम बात करेंगे अगली, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इन किरणों की उत्पत्ति, एनोड किरणों की। जहाँ पर हम बात करते हैं कैथोड किरणों की, तो कैथोड किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैथोड से होती है। अब हम बात करेंगे एनोड किरणों की उत्पत्ति, ये कहाँ से होती है वो। तो जो कैथोड किरणें हैं वो तो कैथोड से निकलती हैं, जबकि जो एनोड किरणें हैं वो एनोड से नहीं निकलती है, वो गैसों से निकलती है। मतलब इनकी उत्पत्ति किससे होती है, गैसों से होती है।
गैसों से होती है। कैसे समझना ध्यान से, हमने यहाँ पर दो टर्मिनल लगाए हुए थे, ये था नेगेटिव टर्मिनल और ये था पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर। और बीच में हमने गैस भरी हुई थी, क्योंकि इस बार हमने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया था। पहले जो गैस थी वो 10⁻³ इसका प्रेशर था, मतलब गैस बहुत बहुत कम थी, बिल्कुल नहीं थी ऐसा नहीं है, बहुत बहुत कम थी। और इस बार हमने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब गैस अंदर रखी हमने, तो हमने ये गैस के पार्टिकल अंदर, ये गैस के पार्टिकल है। अब हम बाहर से, इसके ऊपर हम बाहर से बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 1000 वोल्ट दिया। बाहर से हमने क्या किया, 1000 वोल्ट, बहुत ज़्यादा उच्च विभव दे रहे अपन। तो उसकी वजह से ये जो गैस है उसके अंदर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब उस गैस में ध्यान देना, अब इस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, गैस में से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन निकले। तो इस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि अब उस गैस पर इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन सा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गैसों का क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, गैसों का आयनीकरण हो गया, आयनाइजेशन हो गया, गैसों का आयनीकरण हुआ। समझ पा रहे हो, गैसों का आयनीकरण हुआ। अब यही आयनाइजेशन कैथोड रे में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर जे थॉमसन ने क्या किया था कि एयर प्रेशर बहुत कम रखा था, गैस बिल्कुल ना के बराबर थी, बहुत बहुत कम थी। अब यहाँ पर गैस है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर इस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल था गैस का वो कैसा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आयन हो गया वो। तो ये तीनों क्या हो गए, पॉजिटिव आयन हो गए। अब ये पॉजिटिव आयन जो है वो किस ओर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन हो गए तो किस ओर मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। समझ रहे हो ना। और ये टर्मिनल कैसा है, ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन हमने लिया वो कैसा था, छिद्रित था। और इसके पीछे क्या लगाया हमने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है। इसके पीछे हमने क्या लगाया हुआ, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है। अब ये जो पार्टिकल इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराए तो क्या हुआ, वो चमकने लगी। समझ रहे हो ना। इसका मतलब कि ये जो एनोड रेज है उनकी ऑरिजिन कहाँ से हो रही है, गैसों से हो रही है। क्या वो, आप देखिए, क्या वो एनोड से निकल रही है, नहीं, क्या वो इस इलेक्ट्रोड से निकल रही है, नहीं ना, वो कहाँ से निकल रही है, उस गैसों से निकल रही है। समझ रहे हो ना। मतलब कि यहाँ पर गैसों का क्या हुआ, आयनाइजेशन हुआ, और गैस से किस में बदली, पॉजिटिव चार्ज में। और वो पॉजिटिव चार्ज किस ओर अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। समझ रहे हो, देखो हमने इलेक्ट्रोड लिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और हमने बहुत ही उच्च विभव को पारित किया, और वो उच्च विभव, बीच में गैस रखी हुई है, उस गैस में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन निकले तो उसकी वजह से उस गैस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब गैसों का आयनीकरण हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और उसकी ओर मूव कर रहा है। और यहाँ पर हमने जो प्लेट ली है वो कैसी है, परफोरेटेड, छिद्रित है। तो वो निकल कर कहाँ पे टकरा रहा है, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर, जिससे वो क्या होती है, चमकने लगती है। मतलब कि वो जो है वो एनोड रेज बोला उनको, बट उनके एक्चुअल कैथोड रेज की ऑरिजिन कैथोड से हुई है, बट एनोड रेज की ऑरिजिन एनोड से नहीं हो रही है। उसकी ऑरिजिन कहाँ से हो रही है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, एक्चुअल में गैसों से हो रही है। समझ पा रहे हो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, गैसों से हो रही है। मतलब कि अगर कैथोड रेस की बात करें, कैथोड की, तो कैथोड रेस कहाँ से निकलती है, कैथोड रेस निकल रही है कैथोड से, पर एनोड रेस एनोड से नहीं निकलती है। एनोड रेस कहाँ से निकलती है, एनोड रेस गैसों से निकल रही है। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है कि जो एनोड रेस वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर, एनोड रेस, इसको आप समझते हैं अभी, एनोड रेज, जो एनोड किरणें होती है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है।
जबकि कैथोड रेज जो थी वो गैस की प्रकृति या इलेक्ट्रोड इस पर डिपेंड नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड से निकल नहीं रही है, गैस से निकल रही है, पर ये गैस की प्रकृति पर भी निर्भर कर रही है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चार्ज बाय मास रेशो, आवेश और द्रव्यमान के रेशो की बात करें, चार्ज बाय मास रेशो E बाय एम, तो क्या इसका जो रेशो आएगा वो क्या समान आएगा हर बार? नहीं, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ रहे हो ना? E बाय एम जो है वो क्या, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, E बाय एम भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ये रेशो भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये जो रेशो भी किस पर निर्भर कर रहा है? गैस की प्रकृति पर। यानी कि जो एनोड किरणें हैं वो एक आधारभूत कण से मिलकर नहीं बनी हुई है। समझ पा रहे बात को मेरी? अगर एनोड किरणें किसी एक फंडामेंटल पार्टिकल की बनी होती तो सभी गैसों के लिए E बाय एम का वैल्यू सेम आता। यहाँ पर E यानी चार्ज ऑफ प्रोटोन है, समझ रहे हो ना? तो E बाय एम का वैल्यू गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। कैसे? जैसे कि हम बात कर रहे गैस, हमने हाइड्रोजन लिया, तो एक हाइड्रोजन लेते और एक हीलियम लेते। क्लियर? बड़ी कौन सी है? हीलियम का आकार बड़ा होता है, तो हीलियम का मास क्या हो जाएगा? मास ज़्यादा हो जाएगा। तो हीलियम का मास ज़्यादा होगा तो ये चार्ज और मास का वैल्यू क्या होगा? कम आएगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? हाइड्रोजन का मास कम होता है, क्योंकि साइज कम होता है तो मास कम होगा। हाइड्रोजन का मास कम होगा तो चार्ज बाय मास वैल्यू ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो ना? हम नियॉन को ले लो, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, यानी कि साइज बढ़ती है गैस की, अगर साइज बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो E बाय एम का जो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी कि वो वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है वो गैस की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सी गैस ली है। और कैथोड रे वो गैस की प्रकृति पर या इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं कर रहा था E बाय एम का वैल्यू। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पर गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, जितने गैस की हमने गैस को बदली, अगर उसका साइज बढ़ा तो मास बढ़ेगा, जिसकी वजह से E बाय एम का वैल्यू भी चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करें एनोड किरणों की, तो प्रोटॉन की नहीं बनी होती है। समझ रहे हो ना? एनोड किरण क्या प्रोटॉन की बनी हुई है? ये गैसीय आयनों की बनी है। आप देख रहे हो गैसीय आयनों की बनी है, जो गैसीय आयन है उनकी मिलकर बनी हुई है। यानी कि अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो एनोड किरणें जो होती है, एनोड किरणें उनकी हम बात करें तो एनोड किरणें प्रोटॉन की बनी नहीं है, प्रोटॉन की नहीं बनी है। किसकी बनी है? गैसीय आयनों की बनी है, गैसीय आयनों की बनी हुई है। ये किरणें गैसीय आयनों की बनी हुई है। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो ये जो किरणें थी वो किसकी बनी हुई? गैसीय आयनों की बनी हुई है। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें उसने प्रेशर को बढ़ा दिया और साथ में उसमें क्या किया? कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, तो कुछ कलर्ड रेज निकली, तो वो रेज को उन्हें एनोड रेज बोला। अगर उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी कि वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, वो कैसे पता चला? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो देखा कि वो जो रेज थी वो नेगेटिव प्लेट की और डेरिवेटिव, यानी कि उनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद वो फ्लोरेसेंस प्रदर्शित करती है। उनकी उत्पत्ति की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्पत्ति कहाँ से हुई है उनकी? गैसों से होती है। उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? गैसों से। क्योंकि हमने अच्छे से समझा हुआ इसको, उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी? गैसों से हुई है। और कैथोड रे की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कैथोड से। और एनोड रे की उत्पत्ति एनोड से नहीं, कहाँ से हुई है? गैसों से हुई है। कैथोड रेस किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। बट एनोड रेस जो होती है वो प्रोटॉन की बनी नहीं होती है, वो गैसीय आयनों की बनी होती है। समझ पा रहे हो? गैसीय आयनों की बनी होती है। अब आगे क्या किया? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के लिए चार्ज और मास का जो रेशियो था वो हाईएस्ट प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी कि जो ई चार्ज बाय मास था, चार्ज बाय मास, उसका उच्चतम मान, इसका उच्चतम मान चाहिए था, चार्ज बाय मास का उच्चतम मान। और उसके लिए अलग अलग गैसेस ट्राई की उन्होंने। तो उसके लिए सबसे हल्की गैस ली उन्होंने, और उसके लिए सबसे हल्की गैस जब ली, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, जब उसको लिया तो ये वैल्यू हाईएस्ट मिला। समझ पा रहे हो ना? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन ली तो ये वैल्यू कैसा आया? हाईएस्ट आया। अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हमने
ध्यान समझना, ये हमने वो ट्यूब लिया, दोनों इलेक्ट्रोड है, ये एनोड पॉजिटिव और ये कैथोड नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दो इलेक्ट्रोड लिए और बीच में हमने हाइड्रोजन गैस भर दी। अब हाइड्रोजन गैस जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर होगी। क्लियर? सेंटर में क्या हो गया? प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर? और ये प्रोटॉन क्या हो रहा है? नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो जहाँ पर जो एक्चुअल में कैथोड रेज है वो यहाँ पर आप देखो, सॉरी एनोड रेज है, वो एक्चुअल में किसकी बनी हुई है? यहाँ पर हाइड्रोजन के संदर्भ में किसकी बनी हुई है? प्रोटॉन की, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन ही निकल रहे हैं। जितनी भी गैस के पार्टिकल सब में प्रोटॉन ही निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर हम बात करें तो एटम कैसा होता है? एटम कैसा होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन एक है, तो प्रोटॉन भी कितना आएगा? प्रोटॉन भी एक होगा। समझ रहे हो? यानी कि एक प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो प्रोटॉन सिर्फ जा रहा है, तो बहुत सारे प्रोटॉन जा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जो एनोड रेज है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटॉन की। लेकिन किसके संदर्भ में? सिर्फ हाइड्रोजन के संदर्भ में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हाइड्रोजन के संदर्भ में, अगर हम गैस हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के संदर्भ में कह सकते हैं, हाइड्रोजन के संदर्भ में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एनोड किरणें किसकी बनी हुई है? एनोड किरणें प्रोटॉन की बनी है। एनोड किरणें प्रोटॉन की बनी है। क्लियर? तब समझ पा रहे हो सारी चीजें? देखो, पहले देखा गया कि पहले तो उन्होंने पहले ये बोला गया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम होता है। फिर बाद में ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है जो कि एनोड की ओर जा रही है। फिर उन रेस को देखा गया तो एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उनको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने देखा कि कुछ और इसके अलावा भी कोई चीज़ है, समझ पा रहे हो, जो कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रही है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका खुद उसका भी एक मास है। क्योंकि जब हाइड्रोजन को लिया गया तो देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन से कोई चीज निकल रही है जो कि एनोड की ओर आ रही है, सॉरी कैथोड की ओर आ रही है। क्लियर? और वो क्या थी? प्रोटॉन। एक्चुअली उनको एनोड रेस बोला, पर हाइड्रोजन के संदर्भ में देखो तो एनोड रेस किसकी बनी होती है? प्रोटॉन की बनी कह सकते हैं हम। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर फिर डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। अब उसके बाद चार्ज वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम बात करेंगे इसके मास की, प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, तो ये उसका मास हो गया। क्लियर? अब हम देखो पूरा एक बार देख लेते हैं हम। तो जब देखो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, पहले एक्सपेरिमेंट में ये कैथोड था, ये एनोड था। क्लियर? और पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई है, यहाँ पर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई है सपोज। तो यहाँ से क्या निकले? यहाँ से कुछ रेज निकली। वो रेज थी, वो इस परफोरेटेड, जो हमने एनोड लिया था वो कैसे लिया था? छिद्रित लिया था। उस छिद्रित से होकर इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर की ओर चमकने लगी। और इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला कैथोड रेज, कैथोड किरणें बोला। और फिर हमने क्या बोला? ये कैथोड किरणें किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लिया, उसके अंदर एटम होंगे। तो एटम अगर पूरा आता, तो अगर एटम, अगर सपोज करो, सब मानते अगर एटम निकल के आ जा रहा है, तो क्या ये एटम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो डेविएट होता? नहीं होता। तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाई और एक तरफ नेगेटिव प्लेट। तो ये जो रेज थी, ये जो रेज इलेक्ट्रॉन की, जिनको हमने कैथोड रेज बोला, वो कैथोड रेज क्या हुई? पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई, मतलब उनकी खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और उनका मास भी है। तो फिर इस प्रकार डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गोल्डस्टीन ने क्या किया? आपकी बार गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन ने जो कैथोड था उसको उसने कैसा ले लिया? परफोरेटेड। ये कैथोड, उसको परफोरेटेड लिया।
और फिर क्या किया, उसके बीच में जो गैस का, जो यहाँ पर गैस का प्रेशर बहुत कम था, गैस का प्रेशर कितना था यहाँ पर 10⁻³ और यहाँ पर उसने गैस का प्रेशर -1 रखा। तो उसने देखा कि अब की बार यहाँ पर उसने स्क्रीन लगाई और देखा कि यहाँ पर जो स्क्रीन लगाई थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वो चमकने लगी। क्लियर, यानी कि यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल थे उसमें से कोई चीज निकल रही है और जो इन परफोरेटेड जो छिद्र थे वहां से होकर स्क्रीन पर टकरा रही है। क्लियर, अब वो उनको उसको उसने क्या बोला, एनोड रेज बोला। उसको उसने क्या बोला, एनोड रेज, एनोड रेज। और जब उसने यहाँ पर फील्ड लगाए दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पर जो वो जो ये जो रेज थी वो किस तरफ डेविएट हुई, नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई। इसका मतलब उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर उसके उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ पर हमने बाहर से बहुत ही उच्च विभव दिया तो इन गैस के पार्टिकल में से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे कैथोड से, इस गैस के पार्टिकल से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जब गैस के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो गैस कैसी हो जाएगी, गैस के पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और उसको उन्होंने क्या बोला, एनोड रेज। लेकिन एनोड रेज प्रोटॉन की बनी नहीं होती है। हाँ, हाइड्रोजन के संदर्भ में हम बोल सकते हैं कि एनोड रेज प्रोटॉन की बनी होती है। खास बात क्या है, कैथोड रेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैथोड से। और एनोड रेज की उत्पत्ति कहाँ होती है, गैसीय आयनों से होती है। कहाँ से हो रही है, गैसीय आयनों से। वो जो गैस अंदर भरी हुई है वो आयनों में टूट रही है, उसका आयनीकरण हो रहा है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, दोनों पे चार्ज सेम होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻27 kg। क्लियर। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बातें की लेकिन उसकी बातें सही नहीं थी। उसकी सारी बातों में हाँ उसने बोला था कि जो विद्युत रूप से उदासीन होता है इलेक्ट्रॉन, बात सही थी, बाकी मोस्ट ऑफ बातें उसकी गलत साबित हुई। और इसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, जिसे थॉमसन ने किया। और इसके बाद गोल्डस्टीन आया जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। लेकिन अभी भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, जो थॉमसन था उसको कहीं की आइडिया था कि उसके अंदर कोई और मटेरियल भी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी, क्योंकि मास एक्चुअल नहीं आ रहा था। क्लियर। तो हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम बात करते हैं थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, क्योंकि थॉमसन ने उस वक्त एटॉमिक मॉडल दे दिया था अपना। क्लियर। और उसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था, हालांकि मॉडल पूरी तरह से गलत था। तो हम बात करते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। तो हम बात करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन का कहना क्या था कि थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है वो एक धनावेशित धातु का गोला है। यानी कि उसका कहना यह था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में चारों तरफ है। समझ पा रहे हो, जैसे कि स्फीयर होता है ना, ठोस धातु का गोला, तो उसकी जो आउटर सरफेस है पूरी, वो पूरी किसकी भरी हुई है, पॉजिटिव चार्ज की। यानी कि चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, अंदर की तरफ धसे होते हैं। ये कहना था थॉमसन का। समझ पा रहे हो, यानी कि चारों तरफ सॉलिड स्फीयर है, ठोस धातु का गोला। समझ पा रहे हो। उसके अनुसार परमाणु धनावेशित धातु का गोला है। इनके अनुसार क्या था, परमाणु धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब चारों तरफ कैसा होता है, धनावेशित धातु का गोला है। मतलब चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए। ये कहना था थॉमसन का। और उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस, परमाणु की जो रेडियस थी वो थी 10⁻10 मीटर थी। और साथ में उसने बोला कि जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। वो उसने बोला विद्युत रूप से परमाणु कैसा है, विद्युत रूप से परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ये दिया था थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल परमाणु के लिए, और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये बिल्कुल सही मॉडल नहीं है। फिर इसके बाद रदरफोर्ड आया जिसने इस मॉडल को नकार दिया, इसको गलत साबित किया। तो थॉमसन का कहना ये था कि जो परमाणु था वो धनावेशित धातु का गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं
और उसकी रेडियस बताई और साथ में बोला कि जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी कि उससे कहने का मतलब कि जो धनावेश है वो चारों तरफ है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि हम बात करें तरबूज की, तो तरबूज का जो रेड पार्ट है पूरा जो दिखता है वो पूरा रेड पार्ट क्या है, धनावेश है। और उसके जो काले रंग के जो बीज है वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी प्रकार इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, उसने क्या कहा वो। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसके प्रयोग को हम जिसे स्वर्ण पन्नी प्रयोग भी कहते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया वो। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा कणों की बमबारी करवाई एक स्वर्ण पन्नी पर। सोने की एक पतली पन्नी ली बहुत, और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब पतली पन्नी क्यों ली, सिंपल है बहुत, तो उसको एक एटम के बारे में जानना था। तो फिर उसने क्या किया कि एक बहुत पतली पन्नी ली सोने की, और गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि उसको हम पतला कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये सिंपल से क्वेश्चन, हम उसको बहुत ज़्यादा पतला कर सकते, इसलिए उसने गोल्ड की पन्नी ली। और फिर उसके ऊपर उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब अल्फा कण क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली अल्फा कण जो होते हैं वो, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है उनके ऊपर। और अगर इनके मास की बात करें अपन, तो इनका मास जो होता है वो 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन के मास से होता है, यानी कि प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है इनका मास की बात करें, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 4 AMU। इनका जो मास होता है वो 4 AMU होता है, और प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, +2 का इनके ऊपर चार्ज होता है। और जो अल्फा कण होता है एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ये एक प्रकार का हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस भी है। इसको हम हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हीलियम है तो उसका दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 है। यानी कि उसके सेंटर में क्या है, 2 प्रोटॉन +2 न्यूट्रॉन, और उसके यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम हीलियम का न्यूक्लियस की बात करें, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे अपन, तो उसके न्यूक्लियस में क्या बचा, 2 प्रोटॉन +2 न्यूट्रॉन, यही बचा ना। तो 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देख रहे हो प्लस का 2 चार्ज होता है, और मास कितना हो गया, 2 + 2 4, तो मास हो गया उसका 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। और +2 का पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, ध्यान देना। तो उसने उस जो सोने की पतली पन्नी ली थी उसने, उसके ऊपर अल्फा कणों की जब बौछार करवाई उसने, तो उसने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सोने की पन्नी से आर पार हो रहे, 99.9%, 99.9% अल्फा पार्टिकल उस पतली सोने की पन्नी से आर पार गुजर रहे हैं। वो उसको कैसे पता चला कि पीछे उसने क्या कर दिया, वही फ्लोरेसेंस स्क्रीन ले ली, और वो अल्फा पार्टिकल जब स्क्रीन पर गिरे तो वो स्क्रीन चमकने लगी, तो वो स्क्रीन पे क्या होने लगे, डॉट डॉट होने लगे। तो देखा कि मोस्ट ऑफ 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आर पार जा रहे हैं। क्लियर। और फिर देखा कि उस सीधी लाइन के अलावा कुछ उस स्क्रीन पर कुछ जगह दूर दूर डॉट भी बन रहे हैं, मतलब कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कुछ डिग्री के एंगल पर डेविएट हो रहे हैं। आप देख रहे हो कुछ डिग्री के एंगल पर कुछ पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन जो पीछे लगी हुई है उस स्क्रीन पर कुछ डिग्री के एंगल पर भी डॉट आ रहे हैं। 99.9% क्या हो रहे हैं, किरणें आर पार जा रही है, और कुछ किरणें क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। समझ पा रहे हो आप, यानी कुछ डिग्री के एंगल पर स्पॉट बन रहे हैं। और उसने देखा कि 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल की जो रोइज है वो टकरा, वो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज वहां पर कोई चीज है और उससे टकरा कर वापस आ रही है। वापस आ रही है कैसे पता चला, कि पीछे की तरफ उसने एक स्क्रीन रख दी, तो वो एक 20,000 में से एक किरण टकरा कर वापस आ रही है। वो कैसे पता चला, कि उसके पीछे की तरफ भी फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी हुई थी। तो जब देखा कि वहां वो स्क्रीन भी चमकने लगी, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे, टकरा कर वापिस आ रहे हैं। समझ रहे हो, वो भी बहुत संख्या बहुत कम है, 20,000 में से एक। तो उसने जब अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई तो मोस्ट ऑफ तो क्या हो रहे, आर पार निकल रहे, और कुछ डेविएट हो रहे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि किसी चीज की कोने से टकरा कर जा रहे, वो कोने से टकरा कर सिर्फ हल्का डेविएट हुए और पीछे स्क्रीन पर स्पॉट दिखाई देने लगे। लेकिन उसने देखा कि 20,000 में से एक किरण ऐसी हो रही है जो टकरा कर 180 डिग्री पे वापस आ रही है, यानी कि उसको ऐसा लगा कि उसके सेंटर में टकरा कर वापस आई है, उसके सेंटर पे अटैक करके वापस आई है, और पीछे जो स्क्रीन लगी हुई थी वो स्क्रीन पर स्पॉट दिखने लगे। क्लियर। तो उससे 3 ऑब्जर्वेशन
तीन ऑब्जर्वेशन है। पहला तो क्या, मोस्ट ऑफ रेज थी वो आर पार निकल गई। दूसरा, कुछ रेज कुछ डिग्री के एंगल पर क्या हुई, विचलित हुई। और 20,000 में से एक किरण क्या हुई, टकराकर वापस आई। ये तीन ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के। क्लियर। तो उसने जो प्रेक्षण लिए, जो ऑब्जर्वेशन लिए रदरफोर्ड ने, वो ऑब्जर्वेशन कौन से थे, तीन ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अधिकांश मैक्सिमम 99.5% अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण क्या हुए, आर पार निकल गए। उस पतली सोने की पन्नी के आर पार निकल गए। 99.5% अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, आर पार निकल गए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या किया, कुछ कण, कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के एंगल पर, कुछ डिग्री कोण पर, कुछ डिग्री कोण पर विचलित हुए, 120, 90 डिग्री एक्सेट्रा विचलित हुए। तो कुछ कण जो थे वो कुछ डिग्री के एंगल पर क्या हुआ, विचलित हुए। और तीसरा जो उसने ऑब्जर्वेशन वो ये लिया कि 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक अल्फा कण, एक अल्फा कण 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर टकराकर पुनः वापस लौटा, पुनः वापस लौटा। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, 180 डिग्री के एंगल पर टकराकर वापस लौटा। ये उसने तीन ऑब्जर्वेशन देखे उसने। तो हम बात करते हैं उसके रिजल्ट की, कंक्लूजन की। तो इन ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकलता है वो। अब रिजल्ट क्या, देखो जो अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था ना, प्लस का 2 चार्ज था उसके ऊपर। अब वो उसकी मोस्ट ऑफ रेज तो 99.5% रेज उस फॉइल से, जो स्वर्ण पन्नी थी, उससे आर पार निकल रही है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि वो जो मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा है, खोखला है, समझ लो। यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। तो पहला रिजल्ट क्या निकला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट एटम आर होलो, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये पहला रिजल्ट निकला, पहला कंक्लूजन निकला। अब दूसरा कंक्लूजन क्या था, वो ध्यान देना। दूसरा कंक्लूजन जो है वो इस प्रकार का था कि उसने देखा कि कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के एंगल पर डेविएट हुए और 20,000 में से एक क्या हो रहा है, टकराकर वापस आ रहा है, जैसे कि किसी चीज से टकराकर वापस आया हो। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है, इसका मतलब ये रिजल्ट निकलता है कि जो परमाणु है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है। थॉमसन ने क्या बोला, चारों तरफ होता है। अगर चारों तरफ होता तो हर एक पार्टिकल, अगर हम थॉमसन के हिसाब से चले, सपोज करें कि थॉमसन ने जैसा बोला वैसा होता, अगर थॉमसन के हिसाब से बात करें, चारों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज होता, अगर चारों तरफ, तो जो अल्फा पार्टिकल है जिस पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होता, हर अल्फा पार्टिकल क्या होता, टकरा कर वापस आता, ऐसा ही कुछ होता। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर उसका मोस्ट ऑफ पार्ट खोखला है, इसीलिए क्या हुए, अल्फा पार्टिकल आर पर गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ डिग्री के एंगल पर कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ रहा है। इसका मतलब कि उसका पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, उस एटम के सेंटर में है। समझ रहे हो ना। यानी कि पूरा धनावेश जो था वो केंद्र में था, क्योंकि इसीलिए तो पूरा धनावेश कहाँ था, संपूर्ण धनावेश कहाँ था, केंद्र में निहित होता है। यानी कि संपूर्ण धनावेश, जो संपूर्ण धनावेश है वो कहाँ पर होता है, पॉजिटिव चार्ज संपूर्ण धनावेश केंद्र में होता है, केंद्र में होता है। क्योंकि उसी धनावेश, उसी पॉजिटिव चार्ज से अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आई। समझ रहे हो ना। क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज से टकराकर, यानी कि पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, सेंटर में होता है, जहां से वो अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आए। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकलता है कि जो केंद्र होता है वो ना परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। समझ रहे हो ना। यानी कि केंद्र, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र परमाणु की तुलना में छोटा होता है, परमाणु की तुलना में छोटा होता है, परमाणु की तुलना में छोटा होता है। ये कैसे पता चला, क्योंकि 20,000 में से एक अल्फा कण टकरा रहा है, इसका मतलब कि वो स्पेस बहुत कम है। अगर वो स्पेस ज्यादा होता तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती।
समझ रहे हो? अगर बीच वाला जो भाग है, ये भाग बड़ा होता, अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो अल्फा पार्टिकल जो टकरा रहे उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा थी। पर यहाँ पर तो 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है। इट मीन व्हाट? इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। जो केंद्र है परमाणु का, वो उसके मूल परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है, इसीलिए 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा कर वापस आ रहा है। क्लियर? और चौथा जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, केंद्र जो होता है, वो कैसा होता है? बहुत भारी होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? भारी होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? टकरा कर वापस आ रहे हैं मतलब कि वो सामने वाली चीज कैसी है? हैवी है, इसलिए वो टकरा कर वापस आ रहे हैं। यानी कि जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? बहुत हैवी होता है। अब जो लास्ट एंड फाइनल जो उसने एक और कंक्लूजन निकाला वो ये था कि परमाणु के चारों ओर, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला कि परमाणु के चार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस नाभिक से निश्चित दूरी के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन अंदर धसे होते हैं। और रदरफोर्ड का कहना क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार मार्ग में क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर उसने ये बात कैसे कही कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं, मोशन में, वो उसको कैसे पता चला? स्टेबल नहीं है जबकि वो मोशन, वो उसको कैसे पता चला? इसके बारे में बात करेंगे हम।